जो 2 बजट डिक्लेयर हुए उसका हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ है। बहुत सारे लोगों को मैं पूछता हूँ तो उनको इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने काम दो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने के लिए बिजी हैं। तो ऐसे क्या 2 इफ़ेक्ट आए हैं अपने फाइनेंस एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर ये 2 बजट की वजह से, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वजह से है ना हमारे 2 रिस्क क्रिएट हुए हैं। ये 2 रिस्क ऐसे हैं, आज हमें बहुत छोटे लग रहे हैं, आज हमें बहुत छोटे लग रहे हैं, और फ्यूचर में जाके वो इतने बड़े क्रिएट हो सकते हैं। जैसे टाइटैनिक जब जा रही थी तो उसको जो आइसबर्ग था बहुत छोटा लगा था। ओके, तो उन्होंने सोचा कि इतना इफेक्ट नहीं होगा, हम लोग निकल जाएंगे, बट वो आइसबर्ग पूरे टाइटैनिक को लेके डूब गया था, जो उनको छोटा लग रहा था, क्योंकि अंदर कितना बड़ा था वो उनको नहीं पता था। वैसे ही अभी जो हमें ये रिस्क लग रहे हैं बहुत छोटे लग रहे हैं, बट आगे जाके फ्यूचर में इतने बड़े हो सकते हैं और हमारे फाइनेंस की पूरे टाइटैनिक डुबा सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो हम लोग जानते हैं, आइए जानते हैं कि क्या इफेक्ट आए हैं और क्या 2 रिस्क क्रिएट हुए हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इसकी वजह से तो हमें एक रिस्क क्रिएट हुआ है, उसका है नाम टैक्सेशन रिस्क, एंड सेकेंड है इन्वेस्टमेंट रिस्क। टैक्सेशन रिस्क क्या है कि आज के टाइम में इंडिया में बहुत से लोगों को इनकम पे टैक्स लगता है, जो इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स लगता है, और टैक्स बचाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां से जो रिटर्न कमा रहे हैं, वहां से रिटर्न जो आ रहा है उस पर 1 सेकेंड टैक्स लग रहा है। ओके, ये इशू क्रिएट हो रहा है। तो 2018 से पहले है ना सब लोग अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उनको टैक्सेशन का इतना इशू नहीं था। पर 2018 के बाद 2 टैक्स आए, एक था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो उस टाइम पे ये 12.5% और 10% था। ओके, ये जो टैक्स 2 मैंने बात किया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तभी 12.5% और 10% थे। रिसेंटली उनको री इंट्रोड्यूस किया गया, और री इंट्रोड्यूस करके ये 12.5 और 10% को 12.5% और 20% किया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% किया गया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% किया गया है। तो आज हमें बहुत छोटे लग रहे हैं, बट आप सोचिए 2018 में 10% से सीधा 20% तक आ गए हैं, 12.5% से सीधा 20% तक आ गए हैं। आगे के 15 साल के बाद मैं नहीं कहता हूँ कि ये ज़्यादा बढ़ेंगे, पर 30% भी आए तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे, हम लोग जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर हमें कितना रिटर्न आएगा, कितना टैक्स डिडक्ट होगा, ये हमने कभी सोचा है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आज मैं मेरे फ्यूचर प्लानिंग के लिए 1 करोड़ का प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर मैं 15 ईयर इन्वेस्ट करता हूँ और अगर मुझे 15% का रिटर्न मिले तो 1 करोड़ का कॉर्पस मेरे पास आता है। ये 2017 में मैंने प्लानिंग स्टार्ट किया मेरे फ्यूचर के लिए, और जब मुझे रिटर्न आएगा उस टाइम पे मैंने चेक किया कि मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 70 लाख से है। तब मैं मेरे फाइनेंशियल प्लानर को पूछूंगा, सर आपने बताया था ये तो 1 CR आएगा, बट ये तो 70 लाख से है, ऐसे कैसे हुआ? तो फाइनेंशियल प्लानर आपसे कहेगा कि ये तो सर हमने थोड़ी लिए, ये तो गवर्नमेंट ने डिडक्ट की है, ये तो स्पेशल टैक्स के अंदर आते हैं। ओके, आप कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आगे जाके टैक्स में भी इतना बढ़ सकता है कि हमें इसमें बहुत सारे इफेक्ट आए, जो हम लोगों ने जो सोच के इसको प्लानिंग किया था शायद उतना रिटर्न ना आए। सेकेंड, एक चीज पे गौर फरमाइए, जैसे ही इंडिया डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहा है ना, तो 2 चीज इस कंट्री में, और जो भी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ मूव करती है उसमें 2 चीज बहुत इफेक्ट करती है। एक, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और टैक्स बढ़ता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है यानी हम लोग को होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, हमारे सेविंग का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और टैक्स बढ़ता है। जैसे 10% से 20% तक हो गया, वैसे ही ये टैक्स बढ़ता है। और अपने नियर बाई कंट्रीज में मैक्सिमम टैक्स 55% का है। अगर हम लोग के पास 1 CR का प्रॉफिट हमने बुक किया तो 55 लाख रुपीज़ गवर्नमेंट का और 45 लाख रुपीज़ आपका। क्या है, सही है? तो ए मेजर इफेक्ट, टैक्सेशन इफेक्ट आज हमारे इन्वेस्टमेंट पे आ रहा है। आज हमें बहुत छोटा लग रहा है, ये 10% है, 20% हो गया, बहुत छोटा लग रहा है, पर इन फ्यूचर अगर ये 55% तक गया तो आज जो सोच के हम लोग ने उसका फाइनेंशियल प्लानिंग किया था, हमारे इन्वेस्टमेंट का जो हम लोग ने प्लानिंग किया था, उसे इफेक्ट नहीं आएगा, बहुत मेजर इफेक्ट आएगा। तो फर्स्ट इफेक्ट हमारे इन्वेस्टमेंट पे आया है वो है टैक्सेशन रिस्क क्रिएट हुआ है, और सेकेंड रिस्क है
इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क, अब लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट रिस्क, मैंने किसी XYZ कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और कंपनी भाग गई और मेरा पैसा डूब गया, इसको इन्वेस्टमेंट रिस्क कहते हैं। बट इसको इन्वेस्टमेंट रिस्क मैं नहीं कहता हूँ। इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है कि आज पकड़ के चलो 2001 में अगर 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अगर मेरे पास 1 करोड़ का FD है तो मुझे 1 करोड़ के FD पे 14 लाख रुपए एवरी ईयर मेरे पास आता था। 14 लाख एवरी ईयर मेरे पास आता था। बट कुछ सालों के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% से 10% हो गया, तो मेरे पास एवरी ईयर 10 लाख रुपीज़ आना चालू हो गया। कुछ टाइम के बाद 6% हो गया, तो वही 1 करोड़ पे मुझे 6 लाख रुपए साल के आने चालू हो गए। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% का है, तो मुझे 4 लाख रुपए आना चालू हो जाएंगे। मतलब मेरे कैश के, मेरे असेट की वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, ना कि इंक्रीज होते जा रही है। 1 करोड़ की वैल्यू कम होते जा रही है जो मैंने इन्वेस्ट किया था। वैसे फ्यूचर में आगे 16 साल के बाद 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए उस टाइम पे अगर मेरे पास 1 लाख रुपए पर मंथ आना चाहिए, तो मेरे पास एटलीस्ट 12 करोड़ रुपए होना चाहिए। अगर 12 करोड़ रुपए मेरे पास नहीं है तो 1 लाख रुपीज पर मंथ मेरे पास नहीं आएगा। और 1 करोड़ है तो 1 करोड़ पे साल का 1 लाख आएगा। तो आप समझ रहे हो, ये है इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो हमें क्या करना है इस सारी चीज़ों से बचने के लिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसा देखना है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट, टैक्सेशन रिस्क के बचने के लिए जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, ऐसे इन्वेस्टमेंट मुझे ढूंढने हैं कि वहाँ मुझे रिटर्न आए वो टैक्सेबल ना हो। सेकेंड थिंग जो मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट रिस्क। इन्वेस्टमेंट रिस्क में आज मुझे देखना है कि आज कोई इंस्टीट्यूट या फिर आज कोई कंपनी, आज कोई मार्केट जहाँ पे मुझे ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है जिसमें मुझे आज गारंटी बुक करके दे रहा है कि इतना अमाउंट मुझे कंफर्म लाइफ टाइम आ सकता है। ऐसी जगह हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा अमाउंट जो कॉर्पस था उसका वैल्यू कम नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा 2001 में 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था, फिर कम होके 10% हुआ, फिर 6% हुआ, फिर 4% हुआ। बट जब 40% लग रहा था, मिल रहा था, तभी हमें वो कम लग रहे थे, हमने लिया नहीं। बट ये जब 10% हुआ तो ऐसे लगा कि ये 14% मिलता तो बहुत अच्छा रहता था। बट जब वो चीज़ चली जाती है तब उसकी वैल्यू हमारे पास आती है। जब चीज़ हमारे पास होती है तभी उसकी वैल्यू नहीं रहती। वैसे इन फ्यूचर ये 1% रहेगा, और 1% जब रिटर्न मिलेगा तभी हमें ये 10% की वैल्यू लगेगी, तभी हमें ये 6% की वैल्यू लगेगी, तभी हमें आज के शेयर 4% की वैल्यू लगेगी। तो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आपको ढूंढना होगा जो इन्वेस्टमेंट आपको गारंटेड, आज से जितना इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसके ऊपर गारंटेड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बुक करके दे। आप चाहे 100 साल रहो, आप 150 साल सर्वाइव करो, उतने साल तक आपको गारंटेड अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न दे रहा है, तो इसको बोलते हैं जो इन्वेस्टमेंट रिस्क है उससे बचना, और आपका जो कॉर्पस का वैल्यू कम हो रहा है उससे बढ़ाना। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट आपको ढूंढना होगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 1% इंडिया में शायद नहीं हो पाएगा, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं 1% तो हो सकता है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने चेक किया कि 3.5% सेविंग अकाउंट पे आ रहा है, कोई कोई बैंक्स में 2.25% भी हो चुके हैं, और हमारे कुछ नियर बाय कंट्रीज है ना, वहाँ पे माइनस रिटर्न भी चल रहा है। मतलब इन केस मेरे पैसे मुझे बैंक अकाउंट में रखने हैं तो उसके लिए मुझे बैंक को चार्ज देना है, ना कि बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट देगी। जैसे जैसे इंडिया डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जाएगा, डेवलप कंट्री बनने के लिए जाएगा, वैसे ये सारी चीज़ें होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा और टैक्स बढ़ेगा। तो ये दो चीज़ मेजर इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग पे क्रिएट करेंगे। इससे हमें बचना है तो जो चीज़ें मैंने कही है उसके ऊपर फोकस करना होगा, और ऐसे इन्वेस्टमेंट को ढूंढ के उसमें आज ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।